अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. As you all know student, we had started chapter number 4 called food and diet in our previous video, and we had discussed topic bacteria and food, in which we have discussed two type of bacteria, E. coli and salmonella. So before starting with our new topic, let's discuss what we had learned in our previous class. So students, bacteria live in food, and we can get bacteria whenever we eat contaminated food, contaminated water एंड थ्रू अनकुक्ड फूड। यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हार्मलेस एंड हार्मफुल। सो हार्मलेस बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी को कोई भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ये सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं या किस तरह से आते हैं जब कभी भी हम कोई गंदा खाना या गंदा पानी पी लेते हैं या फिर ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होता, जो कि अच्छी तरह से हीटअप नहीं हुआ होता, कच्चा खाना जिससे हम कह सकते हैं, या फिर बासी खाना जिसे हम रख लेते हैं और बाद में उसे ठंडा ही खा लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस ई कॉली एंड सैल्मोनेला। बोथ ऑफ देम कॉज पॉइजनिंग। सो स्टूडेंट्स, फूड पॉइजनिंग ई कॉली किस तरह कॉज करते हैं? ई कॉली पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। और फूड पॉइजनिंग इस तरह होगी जब कभी भी हम लोग मीट और एग को प्रॉपर्ली कुक ना करें और ई कॉली किल ना हो, हीटअप ना हो अच्छी तरह से फूड, तो ई कॉली जो बैक्टीरिया है वो नहीं मरता। और ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट खा लें जो कि अच्छी तरह वॉश ना हो। इसी तरह मैंने बात की थी सैल्मोनेला की। सैल्मोनेला भी कौन से कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है ह्यूमन और एनिमल्स की। और एक्सक्रीट किस तरह होता है? फीसेस में हमारे एक्सक्रीट होता है, इंक्लूडिंग जब जो ये वाला बैक्टीरिया है सैल्मोनेला, ये एक्टिव जब होगा जब कभी हम ऐसा खाना खा लें जो कि अच्छी तरह कुक ना हो, जैसे कि मीट है, पोल्ट्री आइटम्स हैं, प्रोसेस फूड वगैरह हैं जो कि अच्छी तरह कुक ना हुए हुए हों या फिर कंटेमिनेटेड हो या फिर कोई चीज़ गंदगी उसमें पाई जाती हो। ऐसे सारे खाने से क्या हो सकता है? ऐसे सारे खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या क्या थे? फीवर, चिल्स, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारे सिम्टम्स से फूड पॉइजनिंग से या डायरिया से बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है और हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज़ टिप्स टू हेल्प प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। यानी कि ऐसी टिप्स जिनके ज़रिए वो टिप्स जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग के लिए, यानी कि फूड पॉइजनिंग किस तरह से ना हो, इसकी प्रिवेंशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1 इज़ कुक फूड until it is really hot. If it's too hot, people can wait until it is the right temperature to eat.
Number 2, wash your hands before handling food as well as during the handling process. Number 3, do not chop food on a chopping board that has been used but not washed. सो स्टूडेंट, टिप नंबर 1 में हमने क्या बात की कि हम लोग फूड को कुक करें अंटिल, यानी जब तक वो बहुत अच्छी तरह गर्म ना हो जाए। इतना गर्म ना हो जाए कि अगर आप उसको हाथ लगाएं, आप उसको खाने की कोशिश करें तो आपकी ज़बान जले। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग खाने को अच्छी तरह नहीं पकाते वो अच्छी तरह गलता नहीं है, पकता नहीं है। सो अगर हम उसको अच्छी तरह कुक नहीं करेंगे तो वो कच्चा रहेगा, और जब कभी हमारा खाना कच्चा रहता है तो उसमें जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं वो मरते नहीं हैं, उनको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता जिससे वो मर जाएं। सो वो सारा फूड जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है। अगर आपका खाना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप उसको वेट करें। ऐसा ना हो कि आप गरम खाना ही खा लें और अपनी हाथ या अपनी ज़बान जला लें खाने से। सो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें और फिर आप उसको खाएं। टिप नंबर 2, हमने क्या बात की कि हमेशा फूड को हैंडल करने से पहले हम लोग अच्छी तरह से हाथ धो लें। यानी कि जब कभी भी हम लोग खाना पकाने लगे या खाना खाने लगे या फिर कोई भी ऐसा काम करें, हम लोग किसी भी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मीट को, XYZ कोई भी किसी भी किस्म में कोई खाने की चीज़ हो, उसको अच्छी तरह से हम लोग जब हमें उसको हैंडल करना हो, यानी पकड़ना हो, काटना हो, धोना हो, तो हम पहले अपने हाथ जो हैं वो अच्छी तरह से धो लें ताकि हमारे हाथों से भी कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया खाने को ना मिले। नंबर 3 पे टिप पे हमने क्या बात की थी? डो नॉट चॉप फूड ऑन अ चॉपिंग बोर्ड दैट हैज़ बीन यूज बट नॉट वॉश। यानी कि कभी भी वो चॉपिंग बोर्ड, यानी जिस पे हम लोग अक्सर अपनी वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह चॉपिंग बोर्ड पे काट रहे होते हैं, वो कभी भी हम यूज़ ना करें जो कि बार बार इस्तेमाल हो रहा हो और ना हम उसको धो ना रहे हो। यानी कि एक दफ़ा आपने उस पर कुछ कटिंग कर ली, उसके बाद आप उसको धो लें अच्छी तरह से और फिर रखें। और जब कभी आप उसको दोबारा यूज़ करने लगें तो बेहतर है कि आप उसको एक दफ़ा पानी से वॉश कर लें ताकि कोई भी जरासीम, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी उस पर लगे हों तो वो अच्छी तरह से उससे हट जाए और आपका चॉपिंग बोर्ड जो है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो आवर टिप नंबर 4 इज़ डू नॉट लेट हीटेड फूड sit for too long before being eaten. This will give bacteria a chance to contaminate the food again. Tip number 5, check that food is hot all the way through by cutting a piece with a knife. Sometime when you heat a thick piece of food, the middle does not cook through enough. So number 6 is stir food when heating so that the heat is evenly distributed. So students, इसमें हमने क्या बात करी टिप नंबर 4 में कि कभी भी खाना जब आप लोग पका लें और वो अच्छी तरह से पकाकर खाने के लिए अब आप लोग बैठने लगें तो खाने को इतना इंतज़ार ना करवाएं कि वो खाना दोबारा से ठंडा हो जाए, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो दोबारा से गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो वापस ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। सो वो सारे बैक्टीरिया भी हमारे खाने कंटेमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो खाना है वो दोबारा से उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया चला जाए एनवायरनमेंट से और हमारे इंटेस्टाइन में या फिर हमारे स्टमक में चला जाए। इसीलिए हम लोग आपके बड़े वगैरह कहते हैं कि जब कभी भी खाना बन जाए तो अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले हम खाना खा लें ताकि खाना ठंडा ना हो। अगर इस्लाम के लिहाज से देखा जाए तो खाने को इंतज़ार करवाना, यानी खाना आपका रखा हो और आप दूसरे कामों में मसरूफ़ हो और वो इंतज़ार कर रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है कि हमें खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। और इस साइंस के लिहाज से या फिर साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए तो इसकी वजह या उसका रीज़न ये भी है कि जो हमारे एनवायरनमेंट है इसमें भी बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो दोबारा हमारे खाने में जा सकते हैं और हमारे खाने को गंदा कर सकते हैं। अब वो खाना दोबारा इतना गर्म तो होगा ही नहीं कि वो बैक्टीरिया मर जाए उसमें। तो इसीलिए हमेशा खाना इतना ठंडा नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ठंडा हो जाए और आप खाने के बिल्कुल फिर काबिल ही ना रहे और वो गंदा हो जाए। सो टिप नंबर 5 थी कि हम लोग खाने को अच्छी तरह पकाएं और ये हम लोग हमेशा खाना पकाते हुए चेक करें कि या फिर कोई हम लोग थिक पीस ऑफ चिकन या फिर मीट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग अक्सर उसको पका लेते हैं। वो हमें बाहर से तो लग रहा होता है कि वो पक गया खाना, लेकिन अंदर से वो अभी कच्चा होता है। तो हमेशा आप लोग जब भी खाना पकाएं तो उसको अच्छी तरह से नाइफ़ से या फिर फ़ोर्क वगैरह से अच्छी तरह अंदर डाल के चेक कर लें कि वो अंदर तक जो है वो हीटअप हुआ है, अंदर तक अच्छी तरह पका है या नहीं पका।
सर ये देखा जाता है कि जो हमारे थिक पीसेस वगैरह होते हैं, चिकन होती है, बीफ होती है, वो अंदर तक प्रॉपर्ली कुक नहीं होती। और जो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आप लोग अगर चिकन का थोड़ा सा ऊपर से गोश्त वगैरह हटाएं तो अंदर जो है वो अभी भी चिकन का ब्लड वगैरह लगा होता है और रेडनेस अक्सर देखी जाती है। तो वो जो चिकन के पीस होता है या जो अंदर की उसकी मीट वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट जो है वो हो सकता है, गंदा हो सकता है। इसीलिए हमें खाना बनाते हुए भी चेक करना चाहिए कि जो हमारी गोश्त वगैरह है, चिकन है, वो अंदर तक प्रॉपर्ली कुक हुई भी है या नहीं। और टिप नंबर 6 थी कि हम लोग जब खाना पकाएं तो अच्छी तरह उसको हम लोग चमचा चला लें ताकि जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि हमारा खाना हम लोग हीट जो है वो पूरे खाने को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह मिल जाए, हर सब्ज़ी हो या फिर कोई भी चिकन हो, ताकि हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि खाना पक रहा है, नीचे तक तो बहुत ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड हो रही है लेकिन ऊपर तक तो हीट नहीं मिल रही उसको, तो वो हीट अप नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हम लोग बार बार अच्छी तरह चमचा हिलाएं ताकि हमारा खाना जो है वो प्रॉपर्ली पूरा गर्म हो जाए। So now tip number 7, do not reheat food more than once. Tip number 8, make sure that frozen foods are properly thawed before heating them. सो स्टूडेंट्स, हमने टिप नंबर जो 7 है उस पर क्या बात की कि जो हमारा खाना है वो हमें, अगर आप कभी भी आप लोग एक दफ़ा खाना अच्छी तरह गर्म करा हुआ पका हुआ खाना खा लें और फिर उसका अगर आप फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में वगैरह रख दें कि आप उसको दोबारा गर्म कर लेंगे, तो वो खाना एक दफ़ा से ज़्यादा गर्म ना करें। ये ना हो कि आप एक खाना 2, 3, 4 दफ़ा गर्म कर रहे हैं और वो बार बार खा रहे हो, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वापस आ सकते हैं। हमारा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा दोबारा बैक्टीरिया उससे मिल सकते हैं और हमारा खाना जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि खाना रखा हुआ एक दफ़ा ही गर्म करके खा लें और एक दफ़ा से ज़्यादा उसको हीट अप ना करें। मेक श्योर दैट फ्रोज़न फूड्स आर प्रॉपर्ली थॉट बिफोर हीटिंग दैम। सो जो फ्रोज़न आइटम्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बीफ है, चिकन है या फिर नगेट्स हैं, बीफ के पीसेस हैं, चिकन के पीसेस हैं, वो या फिर कबाब वगैरह हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोग उसको फ्रोज़न आइटम जो हैं उनको पकाने से पहले, गर्म करने से पहले, फ्राई करने से पहले अच्छी तरह मेल्ट कर लें। पहले उनको अच्छी तरह बाहर रखकर मेल्ट कर लें। जब वो मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं, तो फिर उनको आगे जाकर फ्राई करें और प्रॉपर्ली हीट करें ताकि वो अच्छी तरह पक जाएँ और किसी भी किस्म का बैक्टीरिया उसमें ना रह सके। Students, our next heading is genetically modified foods. Now I'm going to tell you about genetically modified food. There are type of food that was not around in my day. Genetically modified food are also known as GM foods. They are food that have had their genes altered or had new genes added to them. Genes live in the cells of organism and they contain the instruction about how something should grow. So changing the genes in an animal or plant mean that it will not grow the way nature intended it to grow. Scientists do this to improve the characteristic of an organism. So students, genetically modified foods का हम लोग और इस तरह से भी कह सकते हैं कि GM foods. ये foods वो होते हैं जिनके जीन्स वगैरह जो है वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं। ऑल्टर्ड मीन्स टू चेंज और हैड न्यू जीन्स एडेड टू देम, यानी कि या तो उनके जीन्स जो है वो ऑल्टर कर दिए जाएं, चेंज कर दिए जाएं, या फिर उनमें ऐड कर दिए जाएं न्यू जीन्स। जीन्स लिव्स इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीन्स कहाँ रहते हैं? एक ऑर्गेनिज्म के सेल में रहते हैं और कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शन के वो सेल या फिर वो ऑर्गेनिज्म फर्दर किस तरह कैसे ग्रो करेगा। So changing the genes in an animal or a plant means that it will not grow the same way nature intended it to grow. यानी कि जब कभी भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को ऑल्टर्ड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं या फिर न्यू जीन्स एडिट कर देते हैं, तो अब वो एनिमल या फिर वो प्लांट जो है वो नेचर के थ्रू ग्रो नहीं कर सकता। यानी जिस तरह उसका नेचर था, जिस तरह उसे ग्रो होना था, अब वो वैसे ग्रो नहीं होगा, अब वो जेनेटिकली ग्रो होगा। जेनेटिकली ग्रो होना इसलिए क्योंकि उसके जीन्स में हमने अब चेंजेस कर दी हैं या फिर न्यू जीन्स जो हैं हमने ऐड कर दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये प्रोसीजर या फिर ये प्रोसेस हम लोग करते क्यों हैं? क्यों हम लोग किसी भी एनिमल या प्लांट के जो जीन्स हैं उनको चेंज क्यों करते हैं या फिर उनके जीन्स में हम नए जीन्स
ऐड क्यों करते हैं? सो साइंटिस्ट डू दिस टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी साइंटिस्ट ये काम क्यों कर रहे होते हैं? ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकें, यानी उस ऑर्गेनिज्म में या एनिमल में या प्लांट में हम लोग बहुत अच्छी बेहतरी ला सकें। Most GM food, genetically modified food, are plants. Scientists genetically modify plant by transferring the genes from one plant into another plant. Sometimes genes are taken from bacteria and put into a plant. The genes that is transplanted is one that is known to be responsible for a particular trait. For example, a gene from a type of plant that survive well in a drought might be put into a type of a plant that does not normally survive well in a drought. So students, scientists जो mostly modified जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वगैरह हैं वो बेसिकली मोस्टली क्या है, ज़्यादातर प्लांट्स हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों कर रहे होते हैं? इस तरह से ताकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक को वो इम्प्रूव कर सकें। पहले वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, एक प्लांट लेंगे उसका जीन ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे प्लांट में, या फिर उस प्लांट दोनों में आप दोनों के जीन्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। एक का थोड़ा जीन्स दूसरे में डाल देंगे और दूसरे का पहले वाले में डाल देंगे। सम जीन्स आर टेकिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड पुट इनटू अ प्लांट। अब कुछ जगह ऐसा भी होता है कि हम किसी बैक्टीरिया के जीन्स ले रहे होते हैं और वो प्लांट में डाल रहे होते हैं। द जीन्स दैट इज़ ट्रांसप्लांटेड इन इज़ वन दैट इज़ नोन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब जो जीन्स हम लोग चेंज कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं वो जीन क्या है, वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। पर्टिकुलर ट्रेट उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस किस तरह ग्रो करेगा, किस एटमॉस्फेयर में रहेगा, क्या चीज़ें उसको दी जाएंगी जिससे वो ग्रो करेगा, क्या उसकी खुराक होगी, ये सारी पर्टिकुलर ट्रेट होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होती हैं जीन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ जीन फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट दैट सर्वाइव वेल इन अ ड्राउट माइट बी पुट इनटू अ टाइप ऑफ अ प्लांट दैट डज नॉट नॉर्मली सर्वाइव वेल इन अ ड्राउट। यानी कि एक प्लांट वो जो कि एक ड्राउट मीन खुश्क साली यानी खुश्की के एटमॉस्फेयर में ऐसे खुश्की वाली जगहों पे जो है वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन दूसरा प्लांट कौन सा है जो कि खुश्क मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब वो किसी ऐसी जगह ग्रो हो रहा है जहाँ पे खुश्की है, ज़ाहिर है वो मर जाएगा, लेकिन हमें तो वो प्लांट चाहिए। तो अब उस सूरत में साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस प्लांट से जीन्स ले लेंगे जो कि एक खुश्क मौसम में सर्वाइव कर सकता है और उसके जीन्स डाल देंगे उस प्लांट में जो कि एक खुश्क मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये एक बेनिफिशियल ट्रेट हुई जो कि हमने दूसरे प्लांट को दी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमने इम्प्रूव करा। अब वो प्लांट जो है वो खुश्क साली में मरेगा नहीं बल्कि ग्रो करेगा और सर्वाइव उस मौसम में भी कर सकेगा। If one type of tomato is very red and other type is not, so red scientists may transfer genes from the red tomatoes into the other to make them redder. This is so that they look more attractive and people will want to buy more of them. और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये भी है कि एक ऐसा टमाटर जो कि बहुत ज़्यादा रेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने में लग रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा दिख रहा है क्योंकि उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अट्रैक्टिव है। लेकिन दूसरा जो टमाटो है वो क्या है हमारे पास, वो बिल्कुल डल है और वो बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं है। सो ट्रांसफ़र करेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे जीन्स। अब जीन्स किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, जो बहुत ज़्यादा रेड और हेल्दी टमाटो है उसका जीन ट्रांसफ़र कर देंगे उस टमाटो में जो कि रेड नहीं है। तो अब क्या होगा, अब वो टमाटो जो कि बहुत ज़्यादा, वो टमाटर जो रेड नहीं है, अब उसके पास जो जीन्स आ गए हैं, उसकी जीन्स में ऐड किए गए हैं वो जीन्स हैं जो कि रेड टमाटर के हैं। तो अब ये वाला जो हमारा टमाटर है या टोमेटो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेड ग्रो करेगा और पीपल बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसको लेंगे, उसको बाय करेंगे। तो ये एक बेनिफिशियल हमारे पास फ़ायदा, एक बेनिफिशियल ट्रांसफ़र हुआ जीन्स का, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेट हमने जो है वो जीन्स की ट्रांसफ़र कर दी, ऑल्टर कर दी दूसरे एनिमल में या दूसरे प्लांट में या दूसरे वेजिटेबल में। तो हमारे जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा और अच्छा रेड ग्रो करने लगा। When genes are transferred to another plant, future generation of the plant will be better able to cope with drought, be redder or whatever the transfer trait is. The main reason for this is so that farmers will have bigger and better crops to sell. Not everyone thinks
जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आर गुड। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोग जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, अब जिस प्लांट को नए जीन्स मिल गए उसकी जो आने वाले जिससे प्लांट्स ग्रो होंगे या फिर जो फ्रूट्स वगैरह ग्रो होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रेड होंगे, ड्राउट यानी खुश्क साली में जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे। सो उनके आने वाली जो एक तरह से कहा जाए जो उनके आने वाली नस्ल होगी, जो उनके आने वाली जनरेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रेड होगी और खुश्क साली में जो है वो सर्वाइव कर सकेगी। इस तरह से फार्मर्स जो हैं उनको एक बहुत ज़्यादा बिगर और बेटर क्रॉप्स मिल सकेंगी जो कि वो आगे बेच सकें और हमें दे सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं या फिर ज़्यादातर लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को अच्छा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ये लोग आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को ग्रो कर रहे होते हैं, वो उसका असल ऐसा नेचर नहीं है कि वो खुश साली में ग्रो कर सके या उसके टोमेटोज़ रेड हों। तो इस सूरत में वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा जो हैं जीन्स ट्रांसफ़र होने की वजह से उनमें भी वो ट्रेड, उनमें भी वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास अब दो बात आ जाती हैं, वो सपोर्टर्स जो कि जीएम फूड्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे और वो ओपोनेंट जो कि जीएम फूड्स को अच्छा नहीं समझेंगे, वो अपने रीजंस बता रहे होंगे। सपोर्टर्स से genetically modified foods are good because they help developing countries grow more food for their populations, enable crops to withstand harsh climates, enable crops to withstand harmful viruses, fungi and bacteria, may not need pesticide sprays onto them। सो जो सपोर्टर्स हैं जीएम फूड्स के, उन्होंने क्या बताया कि उनको लगता है कि जीएम फूड जो हैं वो अच्छे हैं इंसानों के लिए या फिर पॉपुलेशन के। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स वगैरह हैं, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है उनको क्रॉप्स वगैरह ही बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, फूड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी सूरत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छे लगे और उन्हें लगा कि वो फ़ायदेमंद हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को फूड जो है वो इस तरह अवेलेबल है, बहुत सारे फूड जो है वो ग्रो कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। फिर जीएम फूड जो है वो क्या करेंगे, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो बहुत हार्श क्लाइमेट, खुश्की में, बहुत ज़्यादा बारिशों में, हर क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकें। और इसके अलावा वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई जो कि हमारी क्रॉप्स वगैरह को इफ़ेक्ट करते हैं, प्लांट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो उनसे भी अच्छी तरह कोप अप कर सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। और बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस को मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी उन पे स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनमें वो जीन्स हैं कि वो इन सब सिचुएशन से कोप अप कर सकते हैं। Now the opponents say that GM foods are bad because they जो कि उनको जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था या जो कि ये बात नहीं मान रहे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं या वो उसके ख़िलाफ़ हैं, वो लोग उन्होंने क्या रीजंस बताए कि दे इंटरफेयर विथ नेचुरल फूड चेन्स, cause new allergies to develop in humans, have not been tested enough to ensure that humans will not be harmed, are expensive to produce। सो स्टूडेंट्स, जो ओपोनेंट्स वगैरह थे जो कि इसको अपोज कर रहे थे, जो कि इसके ख़िलाफ़ थे, उन्होंने क्या बताया कि ये इंटरफेयर करते हैं नेचुरल फूड चेन के साथ, यानी कि जो नेचुरली फूड ग्रो हो रहा है अब वो आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो नेचुरली उनका मैकेनिज़्म है ग्रो करने का, उसमें भी जीन जो है वो इंटरफेयर करेंगे। इसके अलावा ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा नई एलर्जीज जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की वजह से। और इसके अलावा ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो हैं वो जो है बहुत ज़्यादा इनफ जो है टेस्टेड नहीं है, या फिर इन्होंने लोगों ने या फिर साइंटिस्ट ने इतने उसकी टेस्टिंग नहीं करी कि वो इंश्योर कर सकें कि जो इंसान इन सब खानों को इस्तेमाल करेंगे, फूड को इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो इन सब चीज़ों से सेफ़ हैं। और इसके अलावा और ये सारे फूड वगैरह प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि जीन्स को ट्रांसफ़र करवाना या जीन्स में चेंजेस लाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डेवलप करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग इन्होंने अपोज करा, इन्होंने वो ख़िलाफ़ खड़े रहे कि नहीं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है हम उसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 फूड एंड डाइट। आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।